Good evening, everyone. Thank you for joining today. आज हम लूपस के बारे में बात करेंगे. जैसे कुछ लोग जानते होंगे, लूपस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलेश नोलखा, जो रूमेटोलॉजिस्ट और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, मुंबई से हैं. और ये एक श्रृंखला कर रहे हैं हम लूपस पे, जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स से सपोर्टेड है. और आज इस श्रृंखला का पहला वेबिनार है. जैसे कि आप जानते हैं कि पेशेंट्स एंगेज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और हम मानते हैं कि जितना आप अपनी बीमारी, अपनी सेहत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, सही जानकारी प्राप्त करेंगे, उतना ही आप अपनी सेहत के बारे में सही फैसले ले सकेंगे. और इसीलिए हम कई क्रॉनिक कंडीशंस के बारे में बातचीत करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, ताकि आप जानकार हो सके. जैसे मैंने कहा कि आज से हमने एक लूपस पे श्रृंखला शुरू करी है और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो है डॉक्टर नीलेश नोलखा, जो रूमेटोलॉजिस्ट और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट हैं. ही इज अ DM in rheumatology from King George Medical University लखनऊ जो है, वहां से हैं. और उन्होंने काफी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ली है. पीडियाट्रिक केसेस भी देखते हैं, प्रेगनेंसी इश्यूज भी देखते हैं एंड कॉम्प्लिकेटेड रूमेटोलॉजी केसेस भी देखते हैं. तो आई थिंक आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप चैट पे भेज दीजिए. तो अगर आप जूम पे है तो Q&A में लिख दीजिए, एंड इफ यू आर ऑन फेसबुक और यूट्यूब तो वहां पे लाइव फीड पर क्वेश्चंस, कमेंट्स भेज सकते हैं. दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो ये वेबिनार यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको बाद में. एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि दिस इज नॉट रिप्लेसिंग ए मेडिकल कंसल्टेशन. तो आई थिंक जो हम जानकारी तो देंगे, बट आपके अगर स्पेसिफिक मेडिकल इश्यूज हैं तो आपको डॉक्टर से डायरेक्टली संपर्क करना चाहिए और कांटेक्ट करके उनके साथ कंसल्टेशन करना चाहिए. एंड इफ यू नीड टू कांटेक्ट अस एट पेशेंट्स एंगेज तो हमें ईमेल कर दीजिए editor@patientsengage.com पे, एंड हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे फॉलो कर दीजिए हमको. इंस्टाग्राम पे हैं हम, यूट्यूब पे हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं. एंड डॉक्टर नीलेश नोलखा भी काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे. उनका एक वेबसाइट है आर्थराइटिस एंड रूमेटोलॉजी. आई थिंक मैंने उसका लिंक नहीं दिया, बट आप ढूंढ के दे सकते हैं या हम आपको कमेंट्स में बाद में कर देंगे. तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं शुरू करती हूँ डिस्कशन. और क्वेश्चंस काफी सारे हैं हमारे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड जिन्हें पता नहीं है, मैं अपर्णा मित्तल हूँ, मैं पेशेंट्स एंगेज की CEO हूँ, एंड आई एम द होस्ट फॉर दिस सेशन. Thank you, Doctor, for joining today and spending a valuable Saturday evening talking to us and our patients. So let's start with what is lupus? Lupus क्या है? Thank you, Aparna ji. Thank Sorry, you for inviting. Just take what I think the work you are doing is quite good, and I think Patient Engage was a platform जहाँ पे हम engage कर रहे थे, but मुझे नहीं पता था कि उनके पीछे face कौन था. जी, so जी. nice to meet you. And yeah, so we'll start with the session. Yeah. Yes, thank you, thank you. तो पहला सवाल है कि लूपस है क्या? ओके, सो बहुत पेशेंट्स ये पूछते हैं कि लूपस है क्या. नॉर्मली रूमेटोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें लोग कहते हैं कि संधिवात रोगों से रिलेटेड फील्ड है. र्यूमा एक वर्ड है जिसको ये कहा गया था कि बॉडी में कुछ तो घूमता है, तो आज भी बहुत लोग समझते हैं कि वात बॉडी में घूमता है. रूमेटिज्म उस नाम से डिराइव हुआ, बट धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें पता चलने लगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे डिजीज है जिसमें आर्थराइटिस होता है. उसमें से ल्यूपस एक ऐसा डिजीज है. बट ल्यूपस सिर्फ आर्थराइटिस ही नहीं है, वो इससे बहुत कुछ बढ़कर एक ऑटो इम्यून डिजीज है. ऑटो इम्यून डिजीज उन डिजीजेस को कहते हैं जिसमें शरीर की जो लड़ने की शक्ति होती है, जो इम्यूनिटी का एक भाग है, वो कमजोर नहीं होता, वो एक्स्ट्रा एक्टिव होके अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है. और ल्यूपस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर को अफेक्ट कर सकती है. और इन्फ्लेमेशन, बेसिकली जितने भी रूमेटिक डिजीजेस है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी में
अचानक इम्यून सिस्टम आप पे ही हावी होके या एक्स्ट्रा एक्टिव होके ऑटोमेटिकली एक्टिव होके आपके ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। और लूपस एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें ना कि जॉइंट बहुत लोगों में इन्वॉल्व होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है जैसे किडनी, लंग्स, लिवर, वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। और इसे लूपस को मल्टी सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। और रूमेटोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो इन मल्टी सिस्टमिक, बहुत सारे सिस्टम को अफेक्ट करने वाले ऑटो इम्यून डिजीजेस से डील करता है, और लूपस एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है। जी, थैंक यू। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लूपस, डॉक्टर? के सिम्टम्स पे हम आ रहे थे, बस में बहुत कुछ हो सकता है या कहिए। तो आई थिंक लूपस के सिम्टम्स में बहुत कुछ हो सकता है। जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हम यूजुअली कहते हैं रैशेस, बॉडी पे बहुत सारे रैशेस आ सकते हैं, खासकर हमारे चेहरे पे, जिसको बटरफ्लाई रैश कहा जाता है। खासकर जो हमारी चीक एरिया है, चीक एरिया और नोज के पास में एक बटरफ्लाई पैटर्न में रैशेस आ सकते हैं। पूरे बॉडी पे लाल रैशेस आ सकते हैं। बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो सकता है, प्रोफाउंड हेयर लॉस होता है लूपस के पेशेंट्स को, कभी कभी इतना कि पूरा स्कैल्प पे आपकी सर की खाल दिखने लगती है। थर्ड थिंग बहुत कॉमनली जो हम देखते हैं वो है आर्थराइटिस। बहुत ज्यादा जोड़ों में सूजन, छोटा मोटा दर्द नहीं, आर्थराइटिस जब हम कहते हैं तो जोड़ों में भयंकर सूजन और सुबह उठने पे भयंकर अकड़न होती है। हाँ, ये 3 चीजें कॉमन है, बट इतना इजी नहीं है। जैसा मैंने लूपस पेशेंट्स में ये चीजें मिलती है, लेकिन अराउंड 30 to 40% लूपस पेशेंट्स में इन चीजों के अलावा डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होती है। कभी कोई लीवर की प्रॉब्लम्स लेके, कभी कोई आंख की प्रॉब्लम्स लेके, कभी किसी में अचानक किडनी में प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो बहुत बार हमारे लूपस के पेशेंट हमें दूसरे फील्ड से भेजे जाते हैं। जैसा अभी अभी हमारे पास एक लूपस की पेशेंट है जिनको आंख में सडनली प्रॉब्लम हो गई थी। वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गई, उनको लगा कि ये लूपस से रिलेटेड हो सकते हैं, उन्होंने हमें भेजा, हमने ब्लड टेस्ट करवाए तो उनमें लूपस के टेस्ट पॉजिटिव आए। पर उनको कोई भी रैशेस वगैरह आर्थराइटिस नहीं था। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यस, अगर आपको बहुत ज्यादा जॉइंट पेन और रैशेस हो रहे हैं तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा के डायग्नोसिस करना चाहिए। पर बहुत बार आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास इसलिए भेजा गया था, खासकर कुछ लूपस पेशेंट इसके कि उनके किसी अंग पे असर पड़ा था, वो उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी में गए थे और वहां से रिफर किया गया कि आपको लूपस हो सकता है, और लूपस उसके बाद डायग्नोसिस हुआ। बट लेकिन हाँ, सबसे कॉमन चीज है रैशेस, आर्थराइटिस और हेयर लॉस है। इसके साथ साथ किसी किसी को लंग में इन्वॉल्वमेंट होगी तो ब्रेथलेसनेस होगी, किसी किसी को पैर में सूजन आ सकती है किडनी में प्रोटीन की वजह से। बहुत बार प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी लॉसेस की हिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि लूपस में जो खून है वो कभी कभी गाढ़ा हो जाता है, जिससे जो प्रेगनेंसी में बच्चे को खून नहीं पहुंच पाता। तो बहुत सारी फीमेल्स में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की हिस्ट्री भी मिल सकती है। बहुत बार हाथ ठंडे पड़ के नीले पड़ सकते हैं, जिसको रेनॉल्ड्स फिनोमेनन कहते हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स है। हमारे फील्ड में ये भी कहा जाता है कि वर्चुअली आप हर सिम्टम को लूपस में फिट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आदमी को छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो वो लूपस सोचने लगता है अगर वो गूगल करेगा तो। पर लूपस एक अनकॉमन बीमारी है। लूपस हम तभी सोचते हैं जब बहुत सारी चीजें एक साथ हो या कोई ऐसी चीज हो जो लूपस से रिलेटेड है। सिर्फ मामूली हेयर लॉस या सिर्फ रैशेस होने पे लूपस बनाना सही नहीं होएगा। जी जी। तो जो आपने कहा कि औरों और डॉक्टर और स्पेशलिस्ट से रेफर होते हैं, अगर आप अर्ली स्टेजेस में, वो अर्ली स्टेजेस में भी हो सकता है कि आपको रेफरल किसी और डॉक्टर से आए कि टिपिकली वो इट इज अ केस के थोड़ा बढ़ गया है लूपस इसलिए और ऑर्गन्स इफेक्ट हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लूपस डायरेक्टली किसी भी ऑर्गन पे किसी भी तीव्रता से, किसी भी इंटेंसिटी से अफेक्ट कर सकता है। बहुत बहुत लोगों को छोटे छोटे रैशेस आके धीरे धीरे आर्थराइटिस बढ़ेगा, बहुत बार हमारे तक पहुंचने तक लेट होते हैं। बट बहुत लोगों के लिए ये एक बिजली की तरह आता है, एकदम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जिसे कहते हैं, कि सडनली कुछ हो गया। तो अभी रिसेंटली हम ऑलमोस्ट 4 to 5 पेशेंट्स ऐसे देख रहे हैं जिसमें एक में सडनली आंखों में विजन चला गया, एक में सडनली फुट उनका लूज पड़ गया, काइंड ऑफ अ पैरालिसिस। राइट। आने लगा।
तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लेट करेंगे तो ही आपको सीरियस हो सकता है, कभी कभी ये स्टार्ट भी सीरियस चीजों से हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। तो आपने आई थिंक ब्लड टेस्ट की बात करी थी, इज दैट द ओनली टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ लूपस, और कोई टेस्ट नहीं, होते हैं तो लूपस के? हाँ, ये हमेशा, यस सॉरी, यस गो मैम, अहेड। तो बेसिकली लूपस लूपस इज नॉट, इनफैक्ट मेडिकल फील्ड में मैं पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ हर कुछ चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, सब कुछ ग्रे होता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारा एएनए पॉजिटिव है, हमें लूपस तो नहीं। प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती है जो नॉर्मल आदमी में भी पॉजिटिव आ सकती है। तो लूपस में हम एएनए पॉजिटिव देखते हैं, हम एएनए ब्लॉट देखते हैं, हम बहुत सारी रिपोर्ट्स कराते हैं। तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ ये कंप्लीट पिक्चर है, उसमें से एक सीन है कि आपकी तकलीफ क्या है, दूसरा सीन है कि रिपोर्ट क्या है, और तीसरा सीन है कि टाइम के साथ क्या हो रहा है। जब तक ये सब मिला के हम देख नहीं लेते, हम लूपस नहीं कह सकते। यस, लूपस पेशेंट्स में एएनए यूजुअली पॉजिटिव होगा। एएनए नाम का एक ब्लड टेस्ट होता है, एक एएनए प्रोफाइल होती है जिसमें 17 से 18 एंटीबॉडीज आती है। जब आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून एक्टिवेशन होता है तो कुछ एंटीबॉडीज डिटेक्ट होने लगती है ब्लड में, वो भी हम डिटेक्ट करते हैं। बट किसी भी टेस्ट का अपने आप में कोई भी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। अगर रूमेटोलॉजिस्ट कहता है कि लूपस नहीं है तो वो सही होगा, क्योंकि वो आपके क्लिनिकल सिम्टम्स और रिपोर्ट्स को मैच कर रहा है। तो मैं पेशेंट को हमेशा कहता हूँ एक रिपोर्ट देके डरिए मत, सब रिपोर्ट्स को मिला के अपने डॉक्टर को डिसीजन लेने दीजिए। डिसीजन लेते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स के साथ अगर मैच हो रहा है तो ही इसे लूपस कहेंगे। तो कोई एक टेस्ट नहीं है, ये मेरा सबसे मेन एम है पेशेंट्स को कहने के लिए कि किसी एक टेस्ट से आप नहीं कह सकते कि मेरा लूपस बढ़ गया है, घट गया है, या मुझे लूपस है कि नहीं है। सब कुछ मिला के देखना है। ओके ओके। और ये जो लूपस आपका एक बार डायग्नोस हो गया तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? आप उसका इलाज क्या है? तो जब भी लूपस डायग्नोस होता है हम पेशेंट्स को एटलीस्ट, तो बेसिकली लूपस पेशेंट्स को हम माइनर और मेजर ऑर्गन में डालते हैं, और ये भी देखते हैं कि बेसिकली लूपस कितनी तीव्रता से अफेक्ट कर रहा है। तो अगर स्किन बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, जॉइंट बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, या फिर कोई ऑर्गन, जैसे अगर आंखों पे सीवियर इन्वॉल्वमेंट है और मसल्स पे बहुत स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट है, पेशेंट ऑलमोस्ट बेड रिडन है, उठ नहीं पा रहा है, तो फिर हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा इंटेंस होगा। और अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, माइल्ड जॉइंट पेन है, माइल्ड रैशेस है, तो हम थोड़ा ट्रीटमेंट कम इंटेंसिटी से करेंगे। तो हम ट्रीटमेंट यूज क्या करते हैं, इसमें बहुत बार हम यूज करते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसे अमूमन इंडियन भाषा में पेन किलर कहा जाता है। बट ये गलत फहमी है कि कॉम्बी फ्लैम या ऐसा कोई भी ड्रग, सॉरी फॉर टेकिंग द ब्रांड नेम, बट ऐसा कोई भी ड्रग सिर्फ पेन किलर है। ये अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करके, सूजन कम करके अंगों को डैमेज होने से बचाता है। राइट। ऑब्वियसली ये हम ज्यादा दिन तक यूज नहीं करते हैं। स्टीरॉयड हम यूज करते हैं पर जितने कम समय के लिए हो सके। अगर बहुत ज्यादा ऑर्गन पे इन्वॉल्वमेंट है तो स्टीरॉयड सबसे फास्ट होता है, सबसे चीप होता है और सबसे जल्दी इफेक्ट करता है। इसलिए बहुत बार हमें स्टार्टिंग में बहुत हाई डोसेज में भी स्टीरॉयड यूज करने पड़ते हैं। लेकिन हम इन दो चीजों के अलावा डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, डिजीज का स्वरूप बदलने वाली दवाई, डिजीज को कंट्रोल करने वाली दवाई ऐसी यूज करते हैं जो हमारी स्टीरॉइड्स की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल ना के बराबर कर देती है। आजकल लूपस में इतने एडवांसमेंट हो गए हैं कि हम स्टीरॉइड बहुत कम यूज करते हैं। हाँ, सीरियस पेशेंट में हमें थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ता है, बट आजकल इतने अच्छे एडवांसमेंट हो गए हैं कि हम कुछ इंजेक्शन फटाफट दे देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट फटाफट देते हैं। जैसे माइकोफिनोलेट करके एक दवाई आती है, जैसे साइक्लोस्पोरिन करके एक दवाई आती है, जैसे रिटुक्सीमैब करके एक इंजेक्शन आता है, जिससे स्टीरॉइड की रिक्वायरमेंट तुरंत कम हो जाए। तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा स्टीरॉइड और साथ में डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग, धीरे धीरे स्टीरॉइड को कम करके डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग पे पेशेंट को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? स्टार्टिंग में इसका अगर एग्जांपल दूं तो लोहा गर्म होता है तो हम हथौड़ा मारते हैं, तो स्टीरॉइड एक हथौड़े की तरह है। और शेप आने के बाद मेंटेनेंस हम उन दवाई से करते हैं जो हम लॉन्ग टर्म दे सकते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, माइकोफिनोलेट, रिटुक्सीमैब,
जो OXCQ या HCQ नाम से मार्केट में काफी कॉमनली पाई जाती है, जी। लगभग हर लूपस का पेशेंट उस दवाई पे होगा, क्योंकि रिसर्च से ये पाया गया है कि उस दवाई के बहुत सारे फायदे हैं। वो लूपस में कंट्रोल करने में, लूपस को बढ़ने से रोकने में, लूपस में ऑर्गन डैमेज होने से, लूपस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, लूपस में डायबिटीज ना होने से, बहुत सारी चीजों से बचाने में हमें मदद करता है। और उसका हार्ट पे भी प्रोटेक्टिव इफेक्ट पाया गया है। तो इन सब चीजों के लिए भी वो यूज होता है। तो यूजुअली हर लूपस पेशेंट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या HCQ नाम की गोली तो जरूर चलेगी। उसके साथ डिपेंडिंग उनकी सीवियरिटी के, कभी स्टीरॉयड यूज करेंगे, कभी कुछ दूसरी दवाई यूज करेंगे। बट याद ये जरूर रखिएगा, ये मत मैसेज लेके जाइएगा कि हम सिर्फ स्टीरॉयड यूज करते हैं। एक रूमेटोलॉजिस्ट हमेशा स्टीरॉयड बंद करने की सोचेगा, बट कभी कभी जान या अंग बचाने के लिए स्टीरॉयड का प्रयोग स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, और लो डोज में शायद हम उसको चालू भी रख सकते हैं। तो कुल मिला के हमें ऐसी दवाई देनी है जो स्टीरॉयड बंद करके हम लूपस को कंट्रोल में ला सकें। तो ये जो आप कॉम्बिनेशन होता है स्टेरॉयड और डिजीज मॉडिफाइंग DMARD, और बाद में आप कहते हो कि DMARD कंटिन्यू होती है, ये क्या लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन होती है? क्योंकि कई बार पेशेंट समझते हैं कि अब हमको ठीक लग रहा है, तो जब हमें ठीक लग रहा है तो हम दवाई बंद कर सकते हैं कि उसको कंटिन्यू करनी पड़ती है? तो बेसिकली हमारे पास बहुत तरह के लूपस पेशेंट्स आते हैं। अराउंड 80% लूपस पेशेंट्स में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है। लूपस डिजीज साइलेंट नहीं होता है। प्रॉब्लम है कि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है, बट मैं पेशेंट्स को हमेशा समझाता हूँ, जितने भी आप कॉम्प्लेक्स डिजीजेस लोगे, एक दो इन्फेक्शन को छोड़ के और कुछ छोटी मोटी रेयर बीमारियों को छोड़ के, सारी बीमारियां लाइफ लॉन्ग होती है। क्योंकि इनका कोई एक कारण नहीं होता, ये अचानक स्टार्ट होती है और यूजुअली लाइफ लॉन्ग रहती है। तो लूपस भी एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। बट दवाइयां लाइफ लॉन्ग रहेगी कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है जिसका मैं यूजुअली पेशेंट को बोलता हूँ कि अगर आप ठीक रहेंगे तो हम दवाई कम करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत सारे पेशेंट्स में हम HCQS कभी बंद करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि उसके फायदे बहुत है और नुकसान ना के बराबर है। बहुत लोग डर जाते हैं कि HCQS से आंख की प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है। HCQS की रिसर्च अभी इतनी अच्छी है कि अब आंख की प्रॉब्लम उतनी कॉमनली नहीं पाई जाती, क्योंकि हमने डोजेस उसके बहुत कम कर दिए हैं और हम यूजुअली आई मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो उससे डरिएगा मत कि आपके डॉक्टर ने आई मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। तो हम जो भी दवाई देते हैं, भले वो लाइफ लॉन्ग है कि नहीं वो कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दवाई हम डेफिनेटली कम करने की कोशिश करते हैं। कुछ दवाई लाइफ लॉन्ग चल भी सकती है, पर हमारे पास 10% लूपस पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम बहुत बार दवाई बंद कर पाते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग बंद नहीं करेंगे। रिसेंटली अभी मैंने लूपस की पेशेंट को देखा था जिसमें मैंने दवाई बंद की है, लेकिन हमने उसको कहा है कि आप 6 महीने में मॉनिटरिंग करते रहिए। लेकिन ये फॉल्स होप भी मत लेके जाइएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि अराउंड 90% लोगों में कुछ ना कुछ दवाई हमेशा चलेगी। आपका एम ये रहना चाहिए कि आपके स्टीरॉइड बंद हो जाए, आपकी दवाई कम से कम हो जाए और आप एक अच्छा जीवन जिए बिना ऑर्गन डैमेज के। सबसे बड़ी गलती लूपस पेशेंट जो करते हैं, जैसा आपने अपर्णा जी बहुत प्रॉपरली पूछा वो सवाल, लोग ये सोचते हैं कि हम ठीक हो गए और वो दवाई बंद करके आते हैं और फिर उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जिस स्टेज पे वो आए थे। मैं आपको रिसेंटली के एग्जांपल दूंगा। एक लड़की थी जिसको ऑलमोस्ट शी इज जस्ट 22, जिसको ऑलमोस्ट 6 साल से लूपस है। उन्होंने 3 साल बहुत अच्छे से दवाई ली। उनको स्टार्टिंग में ही हार्ट और किडनी पे असर था और ऑलमोस्ट जानलेवा कंडीशन में पहुंच के बाहर आई थी। उन्होंने सिर्फ 1.5 से 2 महीने अपनी दवाई छोड़ी और एग्जैक्टली वापस सेम हार्ट और किडनी पे इन्वॉल्वमेंट आया। हमारा खर्चा भी ज्यादा लगा, उनके शरीर को नुकसान भी पहुंचा। हम फिर एक ऐसी कंडीशन में गए जहां हमें उनको जान को खतरा हुआ और हमें इतना इंटेंस ट्रीटमेंट करना पड़ा कि उनके साल के 6 महीने सिर्फ हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने में चले गए। अब जाके वो वापस स्टेबल कंडीशन में आई है और उन्होंने मान लिया है कि तौबा तौबा, मैं अभी अपनी दवाई बिना डॉक्टर को पूछे नहीं छोड़ूंगी। तो मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ। अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट हमेशा आपकी दवाई कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर दवाई कम करना मुश्किल है। और कुछ लूपस पेशेंट्स बहुत सीरियस होते हैं जिनमें दवाई को कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगेन ये क्वेश्चन का कोई सीधा आंसर नहीं है। डेफिनेटली आपके रूमेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए, वो हमेशा आपकी दवाई कम करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे उसको
जितना कम हो सके करने की कोशिश करेंगे, पर कृपया करके उनके साथ फॉलोअप में बने रहिए, ये मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, क्योंकि लूपस पेशेंट जब सीरियस होके आता है तो ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, और ये जो आपने कहा कि फॉलोअप्स करने चाहिए, उसकी कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने किस रेगुलर इंटरवल पे के हर डॉक्टर अपने पेशेंट से अलग अलग डिसाइड करता है? तो यूजुअली जनरल जो रूल ऑफ थंब हम कहते हैं, अगर सीरियस पेशेंट होगा तो हमें 15 दिन में भी बुलाना पड़ सकता है। अभी अभी मेरे पास एक दो लूपस पेशेंट है जिनको मैंने 3 दिन में भी बुलाया, कि वो इतने सीरियस हैं कि कभी कभी हर बार एडमिट करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम एक ऑप्शन देते हैं, आप हॉस्पिटल के पास रहिए, हर 3-4 दिन में दिखाइए। पर अमूमन अमूमन जनरली अगर पेशेंट स्टेबल हो गया है, वो दवाई बराबर ले रहा है, दवाई अगर लिमिटेड है, स्टेबल है, तो 3 से 4 महीने के अंदर एक फॉलोअप जरूर होता है। कुछ लूपस पेशेंट अगर बहुत अच्छे हैं, जिनको कभी कोई मेजर अंगों पे असर नहीं हुआ, आर्थराइटिस एकदम स्टेबल है, कुछ भी इश्यूज नहीं है, तो इंडिया में बिकॉज ऑफ कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट और रूमेटोलॉजिस्ट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हम कभी कभी उनको 4 से 6 महीना भी कर सकते हैं। जी, बट अगर लूपस पेशेंट की दवाई थोड़ी ज्यादा है तो 1-2 महीने का फॉलोअप भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ये डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है, बट उससे भी ज्यादा ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या था और पेशेंट कितना सीरियस था और पेशेंट को कितनी दवाई चल रही है। ज्यादा दवाई चेंजेस होगी तो ज्यादा फॉलोअप होगा, कम चेंजेस होगा तो कम फॉलोअप होगा, पर 3 से 4 महीने में एक फॉलोअप आप मान के चलिए जी। दो मिनिमम। तीन क्वेश्चंस आए हैं तो मैं उनको जरा पहले ले लेती हूँ। एक तो क्वेश्चन है कि डू रिकरेंट फीवर एंड ओरल अल्सर्स आर दे कॉमन इन लूपस? बहुत कॉमन है। इनफैक्ट जब लूपस के पेशेंट को इन्फ्लेमेशन होता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का एक सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है फीवर। अगर आपने देखा होगा, आपको कोई भी सर्दी खांसी थोड़ी हो तो आपको फीवरिश लगेगा, भले आपको बुखार नहीं आए। तो लूपस तो एक ऐसा डिजीज है जहाँ हर जगह इन्फ्लेमेशन है, कभी ब्लड में इन्फ्लेमेशन है, कभी प्लेटलेट कम हो रहे हैं, कभी आर्थराइटिस हो रहा है, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, कभी लीवर में इन्फ्लेमेशन है, कभी किडनी में इन्फ्लेमेशन है। तो ऑलमोस्ट 10% हमारे लूपस के पेशेंट फीवर की हिस्ट्री के साथ आते हैं, सिर्फ फीवर और ओरल अल्सर। ठीक है, तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट 10% ऑफ पेशेंट्स में सिर्फ दो हिस्ट्री मिलेगी आपको, फीवर, छोटा मोटे रैशेस और अल्सर। तो फीवर बहुत कॉमन है, क्योंकि इतना जब इन्फ्लेमेशन मतलब किसी प्रकार का बॉडी में सूजन जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो रहा है, तो उसमें फीवर और ओरल अल्सर बहुत कॉमन। जी, हाँ, सिम्टम्स में मैं बहुत भूल गया कि ओरल अल्सर्स काफी कॉमन है लूपस में। इनफैक्ट आपके अगर ऊपर के तालू पे अल्सर्स है, बहुत बार रिकरेंट अल्सर्स आ रहे हैं स्पेशली फीमेल्स में, तो लूपस के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगेन सिर्फ एक सिम्टम पे मत जाइएगा। और लूपस फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है, अगर 10 पेशेंट होंगे लूपस के तो उसमें से 9 फीमेल्स होगी। तो जी, जनरली अगर किसी फीमेल्स में ओरल अल्सर है, बहुत हेयर लॉस हो रहे हैं, बहुत रैशेस हो रहे हैं, तो हम लूपस सोचेंगे। और खासकर परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन, फीवर हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, और कोई कारण नहीं मिल रहा है, कोई इन्फेक्शन नहीं मिल रहा है, डेंगू मलेरिया की टेस्टिंग हो चुकी है, बहुत पेशेंट टाइफाइड का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं कि हमें डबल टाइफाइड हो गया, ट्रिपल टाइफाइड हो गया, 6-6 महीने तक वो रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचते नहीं है। पहुंचते नहीं तो है। अगर आपको 1-2 महीने से कंटिन्यूस ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें बुखार आ रहा है, जॉइंट पेन हो रहे हैं, रैशेज आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली रूमेटोलॉजिस्ट को अपने डायग्नोसिस में इन्वॉल्व करना चाहिए। जी, अम, एक और सवाल आया है कि मेरे सुबह फोल्डिंग ऑफ फिंगर्स, मतलब मेरे फिंगर्स फोल्ड हो जाते हैं और वो ओपन नहीं हो पाते, किसी और को खोलना पड़ता है या दूसरे हाथ से खोलना पड़ता है। इज दैट अ सिम्टम ऑफ लूपस? कोई भी आर्थराइटिस का ये सिम्टम हो सकता है, और लूपस एक ऐसा डिजीज है जिसमें आर्थराइटिस होता है। पर जनरली लूपस में जो आर्थराइटिस होगा उसमें जॉइंट बहुत सूजेंगे और सुबह उठने पे बहुत अकड़न रहेगी। ये जो सिम्टम है कि मेरे हैंड फोल्ड हो जाते हैं और खोल नहीं पाते, ये वर्चुअली जो हमारे जितने भी आर्थराइटिस है उसमें से कोई भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। जैसा मैंने अगेन वापस कहा, सिर्फ एक सिम्टम पे हम लूपस नहीं बनाते, हम पूरी पिक्चर देखते हैं। लेकिन अगर आपको लूपस ऑलरेडी पता है और आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो शायद आपका आर्थराइटिस बढ़ गया है और आपके डॉक्टर को उसको एड्रेस करना पड़ेगा। जी, जी, हम्म। ओके। दो तीन क्वेश्चंस और हेयर लॉस पे भी हैं कि
एक तो है can hair fall reduce over time in lupus and the other is can I get my hair back? वो डेफिनेटली यस। आज मैंने एक पेशेंट को देखा है जिसके हेयर इनफैक्ट आई थिंक मुझे 2 घंटे हुए उन पेशेंट को देखे हुए, एंड हमारा आधा डिस्कशन पूरे कंसल्टेशन में हेयर लॉस पे ही गया। तो मैं ये चिंतित था कि उनके हेयर अभी भी काफी कम है, लेकिन जाते जाते फिर ये निष्कर्ष निकला उस पूरे टॉक का कि एक्चुअली उनके हेयर इससे भी कम थे और आधे से ज्यादा नए हेयर वापस आ गए हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, लूपस जब एक्टिव होता है तो हेयर फॉल बहुत हो रहा होता है। आप जब लूपस को कंट्रोल करते हैं तो तुरंत हेयर फॉल वापस नहीं आता। आपका इनिशियल जो हेयर वीक हो गए हैं वो तो गिरते ही रहेंगे और फिर धीरे धीरे नए हेयर आने लगते हैं। पर वो नए हेयर है, उनके रूट्स में उतनी सूजन या इन्फ्लेमेशन नहीं होती जो लूपस के पेशेंट्स में होती है, और इसकी वजह से फिर वो जो नए हेयर आते हैं वो काफी अच्छे आते हैं। तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनके हेयर कंप्लीटली चले गए थे और अब सब कुछ वापस आ गया है। तो डेफिनेटली आ सकता है। नाउ सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि बहुत बार हेयर लॉस का कारण मेडिकेशन हो सकती है। तो जब भी आपके डॉक्टर या आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपको देखेंगे, वो हमेशा इस चीज पे डिसीजन ले रहे होंगे कि ये डिसाइड ये करने की कोशिश करेंगे कि ये लूपस की वजह से हेयर लॉस हो रहा है कि दवाई की वजह से है। अगर दवाई की वजह से होगा तो मैं एक दवाई पीछे खींचने की कोशिश करूंगा। अगर मैं श्योर नहीं हूँ कि लूपस की वजह से, तो मैं शायद लूपस की दवाई बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारी फीमेल्स में बिना लूपस हुए भी हेयर लॉस हो सकता है। तो हेयर लॉस बहुत कॉमन चीज है, मल्टीफैक्टोरियल है, जरूरी नहीं है कि लूपस से हो रहा है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस वजह से हो रहा है। अगर आपको कारण मिले तो उस कारण को टैकल करना चाहिए। बट यस, अगर प्रॉपर लूपस की वजह से हेयर लॉस है और आपके साल पे कोई स्कारिंग नहीं है, कोई घाव नहीं हुआ है, तो यूजुअली हेयर लॉस इज वेरी रिकवरेबल। Okay. I think there's a lot of questions, but especially on symptoms. One is, again, my skin has become dry. I have small kind of pimples or punsi on my body. What is the solution? Yeah. Okay, let's go with I that. think अपर्णा जी, ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आंसर करना बहुत मुश्किल है। Okay. तो स्किन ड्राई लूपस में वैसे भी हो सकती है, दवाइयों से भी हो सकती है। पिंपल्स आपकी अगर स्टीरॉइड चल रहे हैं तो उससे भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो आपके इश्यूज है, योर इश्यूज विल हैव टू बी डिस्कस्ड बाय योर डॉक्टर। Right. And if somebody has forgotten to take their medicines, because somebody is saying if gap for medicines 1 or 2 days, what happens? So usually that's I a lot, tell 1 or 2 days, but anyway. Yeah. Usually the good thing about lupus medications is कि या फिर कोई भी क्रोनिक डिजीज की मेडिकेशन की 1-2 दिन से यूजुअली कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डोंट डू टेक दिस कि डॉक्टर नीलेश टोल्ड अस कि वी कैन स्किप अवर मेडिकेशन। लोग क्या करते हैं कि इसको सही मान लेंगे और हफ्ते में हर ऑल्टरनेट डे स्किप करने लगेंगे। तो हफ्ते में 3 दिन स्किप हो जाएंगे। तो 1 ऑफ डे अगर आपकी स्किप हो गई मेडिकेशन तो ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं पड़ेगा। यूजुअली क्रोनिक डिसीजेस में ये रिसर्च पाई गई है कि मोस्ट पेशेंट्स आर ओनली 90% ट्रू। मतलब अगर आप 90 to 99% भी अपनी मेडिकेशन लेंगे तो 1% से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं। कुछ मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मिस ना करें। जैसे आपकी बीपी की दवाई, अगर आपको लूपस है और किडनी पे असर है और आपको बीपी की दवाई चल रही है तो वो मिस करना खतरनाक हो सकता है। राइट। बट जैसे आप रोज HCQS लेते हैं, आपने HCQS मिस कर दिया तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट लूपस पेशेंट को अगर कोई और बीमारी हो जाए, जैसे उनको डेंगू हो जाए, उनको मलेरिया हो जाए, उनको कुछ और हो जाए, तो कितनी बार आपको अपनी डॉक्टर से सलाह लेके कुछ दवाई होल्ड करनी पड़ेगी। तो दवाई बंद कभी कभी हम खुद से भी करते हैं, कभी कभी आप भूल भी जाते हैं, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको आदत मत बनाइए और आपके डॉक्टर से धीरे धीरे जब आप 2 या 3 या 4 विजिट करेंगे तो वो आपको धीरे धीरे समझा पाएंगे कि कौन सी दवाई मिस हो सकती है, कौन सी दवाई नहीं मिस हो सकती है। पर ये याद रखिएगा कि मेनी अ टाइम्स डॉक्टर टेल्स कि डू नॉट स्किप मेडिकेशन बिकॉज पेशेंट मिसयूज दैट इंफॉर्मेशन स्किप करने के लिए। तो समटाइम्स वी विल टेल यू कैन नॉट स्किप मेडिकेशन, बट वो 100% करेक्ट नहीं होगा।
Right. But yeah, that does not mean that you get into this habit. I think that's a very valid point. And talking of that, because you brought up, when you're unwell and you've got sick day management issues. For instance, जैसे COVID हुआ किसी को, then what is the impact on medication? Should they discuss that with their rheumatologist? They have to discuss, they have to involve. बहुत बार बहुत सारे I always tell my lupus patients कि lupus patients are like our babies because बहुत fragile होते हैं बहुत बार. So they are always in touch with us. So always have some number to contact your rheumatologist. Local जो आपके MD physician कोविड ट्रीट कर रहे हैं, लोकल जो आपके MD physicians कोविड ट्रीट कर रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ आइडिया रहता है. कोविड में बहुत बार स्टीरॉइड यूज होते हैं. अगर आपको सीवियर कोविड है तो वैसे भी आपको लूपस की दूसरी दवाई होल्ड कर सकते हैं आप, क्योंकि एक स्टीरॉइड ऑलरेडी चल रहा है. अगर आप घर पे हैं और आपको माइल्ड कोविड हुआ है तो फिर हम यूजुअली बोलते हैं कि थोड़े दिन के लिए अगर कोई इंटेंस लूपस मेडिकेशन है तो होल्ड कर दीजिए. हमेशा याद रखिए कि तुरंत सब कुछ बंद मत कीजिएगा, खासकर स्टीरॉइड. अगर आप स्टीरॉइड्स बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, उसको तुरंत विड्रॉ करते हैं इन्फेक्शन के टाइम पे, तो विड्रॉवल हो जाता है. मतलब आपकी बॉडी में स्टीरॉइड यूजुअली थोड़ा बहुत रहना चाहिए आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. और अगर आप लूपस में बहुत सालों से स्टीरॉइड दे रहे हो और सडनली कोई इन्फेक्शन हो गया और आपने बिना पूछे डॉक्टर को बंद कर दिया, तो उसका विड्रॉल हो सकता है. तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट खासकर अगर कोविड होगा तो हम 14 to 21 डेज यूजुअली कोई इंटेंस मेडिकेशन होगी तो उनको होल्ड करने की सलाह देंगे. Right. Okay, thank you. And talking of again COVID, any advice for people who are still thinking कि vaccine लें कि नहीं? What is the advice for lupus patients? So I think अगर मैं देखूं तो मेरे पास अराउंड 100 odd पेशेंट्स होंगे लूपस के. आई थिंक अराउंड मैं आज ही फिगर चेक कर रहा था, अराउंड 40 odd पेशेंट्स ने तो वैक्सीन का फर्स्ट डोज जरूर ले लिया है. आपको बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें सुनने को मिलेगी. आई नो ऑफ रूमेटोलॉजिस्ट जो ये कहते हैं कि कोविशील्ड नहीं लेना चाहिए बिकॉज उससे ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाती है. लूपस के पेशेंट्स में डेफिनेटली ब्लड क्लॉटिंग का इंक्रीज रिस्क रहता है. बट कुछ डेटा ये भी आ रहा है हमारे रूमेटोलॉजी सर्कल में, ये पब्लिश नहीं है तो डोंट कोट मी, कि कोवैक्सीन थोड़ा लेस इफेक्टिव पाया जा रहा है हमारे पेशेंट्स में. कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें स्पुतनिक लेना चाहिए या फाइजर लेना चाहिए. वी हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ वैक्सीन. माय एडवाइस इज वेरी सिंपल. I think we again lost you, doctor. I'm hoping you'll be back. Hello. Yeah. Sorry. You were saying Hello? talk to your Sorry. Rheumatologist. My advice is very simple कि if you talk to your rheumatologist and उनको जो बेस्ट फील होता है वो करने को कहिए, वो फॉलो कीजिए. अगर आप कोई इंटेंस मेडिकेशन पे जैसे रिटुक्सिमैब या हाई डोज स्टीरॉइड पे, तो हम यूजुअली वैक्सीन अवॉइड करने को बोलेंगे. उसका एक रीजन है, क्योंकि वैक्सीन आपको मिलेगी एक ही बार. अभी एटलीस्ट इंडिया में जो सिनेरियो, द इंडियन सिनेरियो, यू माइट नॉट गेट अ रिपीट डोज ऑफ वैक्सीन. right. If you are on intense dose of medication, the vaccine might not work. वैक्सीन शायद इफेक्टिव नहीं होगी. तो हम पेशेंट को कहते हैं जब आपकी दवाई का डोज थोड़ा कम हो जाए तभी आप वैक्सीन लीजिए. वो कम का मतलब है आपका स्टीरॉइड या आपकी जो वाइसोलोन या प्रेडनिसोलोन की गोली है वो 5 दिन रहनी चाहिए. कुछ दवाई 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद में, या 2 हफ्ते पहले 2 हफ्ते बाद में होल्ड करने को कहते हैं. डिपेंडिंग पेशेंट होल्ड कर सकता है कि नहीं. बहुत सारे पेशेंट्स नहीं होल्ड कर पाते हैं तो हम बोलते हैं आप इसके साथ भी ले लीजिए. तो ये सब विल वेरी. हमारी कुछ गाइडलाइंस है जो हम फॉलो करते हैं. तो अमेरिकन और ब्रिटिश गाइडलाइंस पब्लिश है इस बारे में, एंड उस गाइडलाइंस को हम फॉलो करके पेशेंट को एक अप्रोप्रिएट एडवाइस देते हैं. बहुत बार एक पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड, टेलर्ड अप्रोच जिसे बोलते हैं, कि आप दर्जी के पास गए, उसने आपको आपके नाप के हिसाब से कपड़े सिल के दिए, वैसे ही हमें पेशेंट के हिसाब से एडवाइस देनी पड़ती है. तो बहुत बार एक टेलर्ड एडवाइस देनी पड़ेगी. पर जनरली अगर पेशेंट स्टेबल है, स्टीरॉइड्स काफी कम है और स्टेबल दवाइयों पे चल रहे हैं, तो मेरी एडवाइस रहती है कि आपको जो वैक्सीन मिल रही है आप ले लीजिए. कुछ इश्यू होगा तो हमें बता दीजिएगा. तो वैक्सीन से डरिए मत, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, पूछिए कि क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं, वैक्सीन का कोई फायदा होगा कि नहीं. एंड ये भी पूछिए कि अगर लेना है तो कौन सी लेना है. हर डॉक्टर की थोड़ी एडवाइस अलग होगी.
और ये भी पूछिए कि क्या दवाई होल्ड करनी है कि नहीं करनी है, और उसके बाद ही वैक्सीन लीजिएगा। बट वैक्सीन जरूर लेने की कोशिश कीजिए अगर आपके डॉक्टर उसको एनकरेज कर रहे हैं। So just on that, can you repeat the vaccine? Somebody's requested if you can repeat the vaccine information in English. Yeah. So when you are going to take vaccine and you have lupus, you have to keep in mind many things. The first thing is what is the dose or medication you are taking. If you are on some intense medications like high dose steroids, or you are on something called rituximab, the chances are the vaccine will not work. So we will ask the patients to hold till the effect of that medication wears off, or we decrease the dose of those medications. For example, I've recently started a patient on a steroid a high dose because she is very inflamed, and I have asked her to hold her vaccine till the next visit. Right. Okay. By the time I have told her that maybe in 1 or 2 months you'll be able to decrease the dose and then you can take the vaccine. I have some patients who took the vaccine and we gave rituximab around 1 month later. We delayed rituximab because rituximab prevents antibody formation due to vaccine. But if you have already in emergency, if you are serious, then giving rituximab is more important than vaccine. So sometimes we will give rituximab and ask the patient, you cannot take vaccines for another 3 to 6 months. If the patient is very stable and the medications are not intense and the steroids are very low dose, we will ask you to go ahead with the vaccine. But some medications like mycophenolate, cyclosporine, azathioprine, or methotrexate may need to be held 1 or 2 weeks before and after. There are different guidelines published by societies. We go according to those guidelines, and depending on what those guidelines are and how we interpret in the real scenario, we will give you an advice. But all in all, every lupus patient will need an individual advice. Now, with regards to vaccine safety, there is some concern that if you have lupus with clotting, something we call as anti-phospholipid antibody syndrome. So many lupus patients have anti-phospholipid antibody syndrome, in which you have more clotting. If you have that kind of tendency, there is some concern on Covishield because there are some reports of its thrombotic events. There is also some concern on Covaxin efficacy. So doctors will give you slightly different advice. I usually tell all vaccines are almost equivalent, but some rheumatologists believe that Covishield may lead to more clotting and they may ask you to not take it. But I usually tell all my stable patients, you take any vaccine which is available. Some people believe that Sputnik is better, but I don't think there is any evidence to say one is better over the another. In fact, most UK patients have received either Pfizer vaccine or Covishield. And world over, the data which is coming is that all rheumatic patients, including lupus patients, can take vaccine safely, provided they are given a tailored individual approach depending on the medications they are taking. Right. Generally speaking, I have encouraged all my lupus patients who are stable to take medication, and out of around 100 odd medications, I think around 35 to 40 patients have taken the first dose, and some have completed their second dose also. And I don't think we have faced any major issue. Right. Okay. Thank you. And in terms of, I think there are a couple of questions around lifestyle changes and diet changes, which is always there for autoimmune and lupus. Disease. So yes, yeah. Yes. So my 2 words of advice, which is very simple. I tell patients, eat everything, but try to eat healthy. Don't try to put yourself into a shell that you cannot eat this, you cannot eat that. When I say eat healthy, अपने डाइट से रिफाइंड फ्लावर मतलब मैदे की चीजें हटाने की कोशिश कीजिए. शुगर अब आजकल सबसे बड़ा इन्फ्लेमेशन का ड्राइवर माना गया है, तो शुगर एलिमिनेट शुगर को हटाने की कोशिश कीजिए. स्वीट जूसेस, स्वीट ड्रिंक्स हो सके तो अवॉइड कीजिए. ट्राई टू ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ होल फ्रूट, लॉट ऑफ अनफ्राइड थिंग्स. So if you are a non-vegetarian, you might have non-vegetarian, no problem, but try to have lean meats or meat which does not have too much fried stuff into it. I am not very much aware of non-vegetarian foods, but try to avoid fried food, and try to have something which is not calorie heavy, so that it's good for your body also, and जिसमें ज़्यादा fat ना हो. And try to avoid junk too much. But ऐसा नहीं है, lupus patients can have occasional junk.
I can have occasional junk, Aparna ji can have occasional junk, and everybody should avoid excessive junk. And same thing applies to lupus patient. तो आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, जो आपको वैसे भी करना चाहिए था. यू शुड हैव एनीवेज हैड अ हेल्दी लाइफस्टाइल. लूपस अगर आपको है तो आपको उस पर फोकस अच्छे से करना है, बट यू कैन वर्चुअली ईट एवरीथिंग. देर आर सम रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि खासकर कुछ पेशेंट ग्रुप ये कहते हैं कि डेयरी से लूपस एग्रेवेट होता है. इसका कोई भी एविडेंस नहीं है. कोई भी वर्ल्ड सोसाइटी, नो वर्ल्ड सोसाइटी discourages dairy products in lupus patients or discourages any specific type of food. Everybody says कि you should have a healthy lifestyle. अब healthy lifestyle में you have healthy food and you should have some form of exercise. Either you do yoga और थोड़ा daily walking. अगर आपके कोई specific joint पे involvement है तो your doctor will advise that specific joint exercises. Suppose अगर आपको knee arthritis है या कुछ, अगर आपकी bones weak है, osteoporosis है, तो आपको लाइट एक्सरसाइजेज आर रिकमेंडेड बिकॉज दे स्टिमुलेट योर बोन. तो थोड़ा बहुत वॉकिंग, थोड़ा बहुत फ्रेश एयर, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन योर डाइट, अवॉइड एक्सेसिव जंक, रिफाइंड चीजें हटाइए, जितना हो सके घर का खाना खाइए. इंडिया में वन मोर एडवाइस, अवॉइड स्ट्रीट फूड, स्पेशली इफ द स्ट्रीट फूड रिसोर्सेज आर नॉट गुड. खासकर अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और गलती से आप कोई हैवी मेडिकेशन पे है and you get an infection, then it can be very serious. So I will try to avoid outside food because you cannot probably talk about the quality of that. So even if you want to eat something fancy, you can try to make it at home and eat it, and try to eat avoid food from resources जो dicey हो, जहाँ पे you have more chances of infection. Besides that, I ask my lupus patients to eat almost everything and generally eat healthy rather than do anything fancy with light exercises, daily walking, daily jogging. और अगर आपको लगता है आपकी बॉडी सपोर्ट करती है तो आप जिम वगैरह भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस एंड गुड हेल्दी डाइट इज व्हाट आई ऑल टेल माय ऑल माय पेशेंट्स. Right. And is it okay for I know you said if you're okay, but what I typically find is that in India we don't put enough emphasis on weights, right? And weights are good for osteoporosis. They are good for even strength and stability in the long run. So uske liye aap kya kehna chahenge? So if you have anything on that. So I think weight. Go ahead. Yeah, you go ahead. You complete your question. No, I think my question was complete. That the other thing is second. So I think weight training is good. Lupus patients में especially अगर आपके muscles involved है, खासकर when you are taking steroids, वो आपके muscles को weak कर सकता है. It can make your muscles weaken. So a bit of weight training is always good. मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूँ कि हर आदमी को, एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ शुड हैव सम वॉकिंग एंड सम वेट ट्रेनिंग फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल. और लूपस पेशेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है. अगर आपकी मसल्स बहुत वीक है तो योर डॉक्टर विल एग्रेसिवली एडवाइज ऑन हाई प्रोटीन डाइट एंड फिजियोथेरेपी, तो वो बहुत जरूरी है. और लूपस अगर बहुत एग्रेसिव डिजीज है तो वो आपके मसल्स को बहुत जल्दी वीक करता है. तो ऐसे पेशेंट्स को प्रोटीन बहुत हाई लेना चाहिए एंड थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग या रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसका मतलब है कि आप थोड़ा सा उसको रेसिस्टेंस दें. जैसे अगर आप हाथ ऐसे हिला रहे हैं या हाथ रेसिस्टेंस देके हिला रहे हैं तो आपके बाइसेप्स ग्रो होंगे. रेसिस्टेंस देके ट्रेनिंग करेंगे तो मसल्स में थोड़ा पावर बेटर आएगा एंड बोन्स भी थोड़े बेटर स्ट्रांग होंगे, क्योंकि स्टीरॉइड से बोन्स वीक होते हैं. तो बहुत बार अगर पेशेंट हाई डोज स्टीरॉइड से हम तो डेफिनेटली एनकरेज करते हैं कि आप ज्यादा एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज कीजिए. और स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है लूपस पे? क्योंकि कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस में कहते हैं कि स्ट्रेस का कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है. तो आई थिंक बेसिकली आजकल की लाइफ में हमें हर चीज स्ट्रेस पे ब्लेम करनी होती है. आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि स्ट्रेस डेफिनेटली लाइफ में नहीं होना चाहिए, भले आपको लूपस हो कि ना हो. यू शुड नॉट हैव स्ट्रेस इन योर लाइफ. एंड even if you have stress or you have a situation where there is too much stress, the only thing in your hand is to how to react to it. So if you have stress, you have to meditate and do things.
बट ये जो स्ट्रेस और ऑटोइम्यून डिजीज को कनेक्ट किया जाता है दैट इज ओवररेटेड। डेफिनेटली कुछ रिपोर्ट्स है कि स्ट्रेस से लूपस फ्लेयर हो सकता है, बट मैंने ज्यादातर लूपस जो पेशेंट की डिजीज एक्टिविटी बढ़ जाती है उन पेशेंट्स में देखा है जिनमें कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस को इंपॉर्टेंट मत कीजिए। एक नॉर्मल आदमी की तरह अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा है तो या तो मेडिटेशन कीजिए या जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है उस फैक्टर को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बहुत बार वो नहीं हो पाएगा तो आप मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं। तो आपको एक नॉर्मल आदमी की तरह अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, बहुत ज्यादा उसको लूपस से जोड़िए मत। तो आपने फ्लेयर्स की बात करी, हाउ कैन आई प्रिवेंट फ्लेयर अप्स? तो फ्लेयर अप्स क्यों होते हैं एंड हाउ कैन आई प्रिवेंट देम? तो मोस्ट ऑटोइम्यून डिजीजेस में फ्लेयर अप मीन्स इंक्रीज इन डिजीज एक्टिविटी। अगर आर्थराइटिस है तो सडनली आर्थराइटिस बढ़ जाएगा। अगर आपको स्किन रैशेस है तो सडनली द स्किन रैशेस विल गो अप। इफ यू हैव रीनल इन्वॉल्वमेंट तो सडनली यूरिन प्रोटीन विल इंक्रीज। नाउ द फर्स्ट बिगेस्ट कॉज ऑफ फ्लेयर इज वी डोंट नो। It can happen anytime. The second most common cause of flare in a country where people, where in most countries is not taking your medication. तो 90% ऑफ फ्लेयर्स जो हम देखते हैं पेशेंट ने बहुत बार अपनी दवाई छोड़ी हुई होती है और वो एक सबसे बड़ा रीजन है। और आई थिंक थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल। तो मैं पेशेंट्स को कहता हूं अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और दवाई बराबर ले रहे हैं तो 90% चांसेस है कि यू विल नॉट फ्लेयर। आफ्टर दैट यू डू एनीथिंग, यू डू मेडिटेशन और एनीथिंग, वी आर नॉट श्योर वेदर दैट प्रिवेंट्स फ्लेयर। So if you are doing a bit of exercises, meditation, eating healthy and having a good lifestyle with proper follow up of your doctor and your medication, the chances of flare will decrease. Rest everything which is described is fancy. Just stick to the basics. Basics बराबर कीजिए, बाकी सब अपने आप sort out होता है. Right. And also कई बार लोग कॉम्प्लीमेंट्री या मतलब ये दवाइयाँ छोड़कर, so either they try and do it as complementary के दवाइयाँ रखते हैं और साथ में होम्योपैथी या आयुर्वेदा करते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा इसको बंद करके दूसरा करें। So again, what's your advice on that? So in Indian context, please realize कि there is nothing called allopathy. जो हम प्रैक्टिस करते हैं दैट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, सबूत के आधार पर दवाई। हम बहुत बार जो दवाई यूज करते हैं वो एक्चुअली प्लांट से डेराइव हुई होती है। और मैं ऑलमोस्ट एक पेशेंट को रोज ये बोलता हूँ कि अगर आप मुझे कल रिसर्च दिखाते हैं लूपस में होम्योपैथी काम करता है तो मैं कल से होम्योपैथी दवाई भी यूज करना चालू कर दूंगा। तो आप जब भी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी ट्राई कर रहे हैं हमेशा अपने डॉक्टर से बात कीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी जिसका रिसर्च नहीं है उसको यूज करना बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि लूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो बहुत बार कोई कोई चीजें आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के लूपस को एक्टिवेट कर सकती है। तो ऐसी बहुत सारी हर्ब्स डॉक्यूमेंटेड है जो लूपस के डिजीज एक्टिविटी को बढ़ा सकती है। तो कृपया करके अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिएगा। अब कुछ माइल्ड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज है जिसको एक्यूपंक्चर करना है, जिसमें कोई दवाई इन्वॉल्व नहीं है, किसी को मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स करनी है, कोई हनी लेना चाहता है, some people take something for their stomach, that's okay, but always inform your doctor and follow science. बहुत बार आप अगर साइंस नहीं फॉलो करेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो अगर आपको आयुर्वेदा और होम्योपैथी ट्राई भी करना है अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि क्या उसके फायदे हैं क्या उसके नुकसान हैं, और रिसर्च को प्रॉपरली फॉलो करके ही सलाह लेके अपने डॉक्टर की कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी ट्राई कीजिए। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी से नुकसान भी हो सकता है तो उसका ध्यान जरूर रखिएगा। जी, couple of questions. Lupus patients have low immunity due to immunosuppressive medications. So what precautions should they take to improve immunity? So immunity is very complex. I always tell my patients कि don't try to use the word immunosuppression, immune suppressant very easily. Our body is very complex. If we are giving you immunosuppressive medications, अगर हम आपको immune system दबाने वाली दवाई दे रहे हैं तो it's not necessary कि you will get a infection because it's a family. So one family member has become active. We are trying to adjust medication in a way कि one of your that active family member is silent,
but the other family members are not harmed. So Right. basically हम immunity के एक भाग को नीचे की कोशिश कर रहे हैं, but at the same time we are balancing against the risk कि आपकी immunity बहुत low नहीं हो जाए. So don't oversimplify it. Normally when you are giving lupus medications, most patients do not get issues. Now what you can do, yes, definitely we use immunosuppression which increase your risk of infection. How you can avoid that? Eat healthy, exercise, again the same advice. Follow your doctor's advice. Try to ask your doctor how to decrease the steroids. If you're on steroids, I always try कि I stop steroids. There was a time जब हम steroids lupus में stop नहीं करते हैं, but अभी कुछ evidence आया है कि बहुत सारे patients में आप steroids stop कर सकते हैं. तो steroids एक बहुत बड़ा risk of infection होता है. The again other thing you can do is try to avoid infection. तो इंडिया में वॉशरूम फीमेल के लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है वॉशरूम. यूरिन इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है. तो मैं बहुत बार पेशेंट्स को बोलता हूँ आप आपके पास एक सैनिटाइजर स्प्रे रखें. बहुत इजीली आजकल अमेजोन वगैरह पे मिल जाते हैं, जो आप अगर पब्लिक वॉशरूम यूज करना पड़ रहा है तो आप वहां पे वो स्प्रे यूज करके उसको सैनिटाइज कीजिए ताकि आपको यूरिन रूट से इन्फेक्शन ना जाए. डोंट ट्राई टू ईट स्ट्रीट फूड और फूड डाइसी जहां से आपको इन्फेक्शन का डर रहे. अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो जैसे कफ कोल्ड फीवर, तो इन्फॉर्म योर डॉक्टर एडिक्वेटली. तो try to take steps to avoid infection. Take vaccination. There is a flu vaccine, there is a pneumonia vaccine, and there is a COVID vaccine. This diseases India में there is a typhoid vaccine also. So you can take vaccinations to prevent infection. And all good rheumatologists will ask lupus patients to take vaccinations in due course. Avoid sources of infection like food, and I've already talked about how to prevent urine infections. There are other ways also, and try to have a healthy lifestyle. If you exercise regularly and if you have a very good eating habit, the chances of infections become very less, and this is the only things which are in your hand. Right. I think we have crossed our time. I'll just ask a couple of quick questions. Yes. Can I take medicines for other problems like tooth pain, eye related, etc.? So, how to manage those kind of things? Yes, definitely you can take other medications, but for minor issues, I don't think you really, your doctor would have already told you, या आपके डॉक्टर ने आपको already बता दिया होगा. अगर फिर भी आप इश्यू है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके ले सकते हैं. बट जनरली मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको कफ कोल्ड है, माइनर इश्यूज है, तो आप कोई भी एंटीबायोटिक्स वगैरह ले सकते हैं. अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो जस्ट इन्फॉर्म अस एंड वी विल गाइड यू अकॉर्डिंग. Right. And does lupus affect sleep patterns? Hello. Yeah. The question was, does generally lupus... जनरली हम हमारे लूपस पेशेंट को सिखा देते हैं कि कब कौन सी दवाई बंद करनी है. तो स्लोली वो आप लर्न कर लेंगे और आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके एटलीस्ट माइनर क्रोसिन, माइनर पैरासिटामोल, माइनर पेन किलर, ऐसी कोई माइनर सर्दी खांसी की दवाइयां लेने में कोई इश्यू नहीं है. देयर आर नॉट मेनी इश्यूज इन टेकिंग माइनर मेडिकेशन. For anything major, always consult your doctor. But obviously, lupus patients can get other illnesses and they can be treated for those illnesses. Right. And I think there's a lot of questions which are quite specific. So, uske liye aap please doctor ko directly contact kariye, because I think some of them are really, individual. So we will not address them. One question: does lupus affect sleep patterns? If you try to find research, definitely yes, but any chronic disease can affect sleep patterns and it can be multifactorial. Lupus can be a multifactorial disease. So it can be your medications, it can be the stress of disease, it can be due to steroids. Steroids can affect your sleep patterns. So definitely yes, but the advice to lupus patients which have disturbance in sleep is quite generic. So good bed hygiene, there are ways to make your sleep better. Unfortunately, it's very difficult for me to expand on that, but any chronic diseases can affect sleep pattern, definitely. Right. Yes. Right. Yeah, I think we do have a video on how to improve your sleep as well, so you can take a look at that. It's typical sleep hygiene stuff, on keeping your devices awake, cooling down, etc. So, but take a look, you'll find useful information there. So I know that there are still a few more questions, but I think most of them are very specific. So thank you, doctor, and thank you to the audience as well
for joining in and being patient through our technical challenges, as well as listening Yeah, I'm to the. really sorry for the No, network I on my think side. No not problem. a Yeah, yeah, problem. I think, some things are beyond our control. yeah. So I think that's a very useful session. You really explained, very patiently सब चीज आपने explain करी लोगों के लिए. So I think it was very useful for everybody. And thank you once again, Doctor, for joining, and thank you, Biocon, for supporting this initiative. Yes, I thank you, Patient Engage and Biocon for supporting this, and hopefully we'll do more of this in the future. Thanks. Exactly. Yes. Thank you, Doctor. Take care. Bye. Thank you.